हेलो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 1 के कुछ न्यूमेरिकल देखने वाले हैं और चैप्टर 1 का आज का ये लास्ट लेक्चर है। ठीक है ना? तो अपनी बुक निकाल लीजिए, पेज नंबर 24। और पेज नंबर 24 पर हम बात कर रहे हैं आंकिक प्रश्न 1 की। RVSC की बुक में जो पेज नंबर 24 है, इस पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 गुना 10⁻⁻7 कूलाम और 3 गुना 10⁻⁻7 कूलाम आवेश है, उनके मध्य बल ज्ञात कीजिए। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, साथ में आप ट्राई करते रहें। क्वेश्चन समझा दो भले में एक बार कि हमारे पास 2 गोले हैं, एक पर तो आवेश है 2 गुना 10⁻⁻7 कूलाम और दूसरे पर आवेश है 3 गुना 10⁻⁻7 कूलाम और बीच की दूरी है 30 सेंटीमीटर। हमें लगने वाले बल का मान ज्ञात करना है। तो बहुत सरल सिस्टम है, किसी एक को Q1 मान लो, एक को Q2 मान लो। सपोज Q1 है 2 गुना 10⁻⁻7 कूलाम, Q2 है 3 गुना 10⁻⁻7 कूलाम और जो बीच की दूरी है R वो 30 सेंटीमीटर 3 गुना 10⁻⁻1 मीटर है। हमें लगने वाले बल का मान ज्ञात करना है। आप ट्राई कर सकते हो चाहो तो। कूलाम के नियम से बल होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो K की वैल्यू है 9 गुना 10⁹, Q1 2 गुना 10⁻⁻7, Q2 3 गुना 10⁻⁻7 और दूरी का स्क्वायर R स्क्वायर तो 3 गुना 10⁻⁻1 गुना 3 गुना 10⁻⁻1। 9 से 9 कैंसिल हो गया तो F बराबर 3 गुना 2 कितना हुआ 6 गुना 10⁻⁻1 माइनस 1 कितना हो गया -2, -2 ऊपर गए तो प्लस के 2 हो गए, 9 और 2 11 और -14 माइनस के 3 न्यूटन प्रति कर्षण। प्रतिकर्षण क्यों आप समझ गए होंगे। ध्यान से देखो, पहला आवेश भी पॉजिटिव है, दूसरा आवेश भी पॉजिटिव है और पॉजिटिव में प्रतिकर्षण प्रकृति का बल लगता है। कहने का मतलब है कि ये जो दोनों आवेश हैं इनके बीच में 6 गुना 10⁻⁻3 न्यूटन प्रतिकर्षण प्रकृति का बल लगेगा। क्लियर है? ठीक है, ये था आपका आंकिक प्रश्न नंबर 1। अब बच्चों बात करते हैं आंकिक प्रश्न नंबर 2 की। अच्छा, लिखने के लिए आप अपनी स्क्रीन पॉज करें हैं और इसको फटाफट लिख ले जल्दी से। क्लियर? जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है कि 2 समान धातु के गोले, 2 गोले हैं धातु के, एक पर +10 माइक्रो कूलाम और दूसरे पर -20 माइक्रो कूलाम आवेश से आवेशित किया गया है। ठीक है, यदि इनको एक दूसरे से संपर्क में लाकर पुनः उतनी ही दूरी पर रख दिया जाए तो दोनों अवस्थाओं में बल का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन ये ध्यान समझें कि 2 समान आकार के गोले हैं, पहला और दूसरा। पहले गोले पर आवेश है +10 माइक्रो कूलाम और दूसरे वाले पर बच्चों आवेश है -20 माइक्रो कूलाम। ये कुछ दूरी सपोज R दूरी पर रखे हुए हैं। कितनी दूरी पर रखे हुए हैं? R। इस अवस्था में अगर मैं लगने वाले बल की बात करूं तो आप इस बल को F1 मान लीजिएगा और इस अवस्था में कूलाम के नियम से बल K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो K की वैल्यू 9 गुना 10⁹, Q1 10 माइक्रो कूलाम 10 गुना 10⁻⁻6, Q2 कूलाम के नियम में आवेश का परिमाण रखा जाता है तो चिन्ह नहीं लगाएंगे बच्चों। तो 20 गुना 10⁻⁻6 बटे दूरी का स्क्वायर मतलब R स्क्वायर, पहली स्थिति में बल। दूसरी स्थिति कह रही है कि हम इन दोनों को स्पर्श करवाया, भैया एक का +10 है दूसरे का -20 है। जब आप स्पर्श करवाओगे तो कुल आवेश कितना हो जाएगा -10। कितना हो जाएगा -10। और समान आकार के गोले हैं, जब इनको अलग करेंगे तो नई स्थिति में जो आवेश रहे होंगे A और B के, दूरी तो वही है वापस से R। ये आप ध्यान समझें एक बार, ये 2 आवेश थे समान आकार के गोलों पर, आपने टच किया
तो कुल चार्ज कितना हो गया, +10 और -20 कितना आ गया, -10 माइक्रोकूलाम। और मैंने आवेश के गुणधर्म में एक पॉइंट लिखाया था कि आवेश का बंटवारा त्रिज्या के अनुपात में होता है। समान आकार का मतलब है त्रिज्या बराबर है, और त्रिज्या बराबर है जब भैया अलग अलग करोगे तो आवेश बराबर बराबर बटेगा। तो +10 और -20 कुल कितना है, -10, उसका अलग अलग करूंगा ना तो -5 माइक्रोकूलाम, और यहां भी -5 माइक्रोकूलाम। नई स्थिति में बल को अगर मैं F2 नाम दूं तो 9 × 10⁻9 की जगह Q1 5 × 10⁻⁻6, Q2 5 × 10⁻⁻6, और बटे दूरी तो वही है अभी भी r²। ये बच्चों दूसरी स्थिति में बल है। आप बात को समझें। क्वेश्चन बोल रहा था कि हमारे पास दो गोले हैं, एक पर यह आवेश है, एक पर यह आवेश है, कुछ दूरी पर रखे हुए हैं। मैंने पहले बल निकाला, वो F1 निकल के आ गया, फिर दोनों को स्पर्श करके फिर उतनी ही दूरी पर रख दिया, नया बल F2 आ गया। इनका अनुपात पूछा है हमसे, तो हमसे वो निकलवाना चाह रहा है एक तरीके से F1 बटे F2। तो जब मैं 1 में 2 से भाग दे के देखूं, 9 × 10⁻9, इसलिए मैंने सॉल्व नहीं किया था इसको, क्योंकि अनुपात वाले सवालों में कई चीज़ें कैंसिल हो जाती हैं। 10 × 10⁻⁻6, 20 × 10⁻⁻6 बटे r², और इसके बटे में 9 × 10⁻9, 5 × 10⁻⁻6, 5 × 10⁻⁻6 बटे r²। बच्चों r² ने r² को मार दिया, 9 × 10⁻9 ने इसको मार दिया, जो कैंसिल हो रहा है वो कर दो। -6 ने इसको मार दिया, -6 ने इसको मार दिया, 5 ने 10 को मारा 2 बार, 2 बचा बच्चों यहां पर ना, और 5 ने 20 को मारा 4 बार। तो F1 बटे F2 का मान आएगा 8:1। सॉल्व तो आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। यहां ध्यान से देखने वाली बात क्या है कि पहले स्थिति में यह आवेश पॉजिटिव है और यह आवेश नेगेटिव है, तो ये जो बल लग रहा था पहली वाली में, यह था आकर्षण प्रकृति का, क्योंकि सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण और विजातीय आवेशों में आकर्षण बल लगता है। लेकिन जब दूसरी स्थिति को ध्यान से देखोगे तो दोनों के चिन्ह बस एक जैसे हैं, तो यह बल किसका हो जाएगा, प्रतिकर्षण का। तो ढंग से देखा जाए तो पहले बल आकर्षण था, अब प्रतिकर्षण है। तो किताबों में जो आंसर है वो -8:1 है। ये माइनस चिन्ह दर्शाता है कि F1 और F2 की जो प्रकृति है वो अलग अलग है। अगर F1 आकर्षण था तो F2 प्रतिकर्षण है, इसीलिए जो आंसर है वो 8:1 ना होकर कितना है, -8:1, जहां ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है कि पहले जो बल लग रहा था, जैसे आपको देखो समीकरण नंबर 1 में जो बल की प्रकृति है वो कैसी है, आकर्षण, तो दूसरे वाले में वो कैसी है, प्रतिकर्षण। क्लियर है? ठीक है बच्चों, स्क्रीन पॉज कर लो और यहां से आप लिख लो दोनों। जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है कि ए भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज है। एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों, उसकी भुजा स्मॉल ए है। शीर्ष कैपिटल ए और कैपिटल बी पर क्यू आवेश रखा हुआ है, तो सी पर आपको विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 अंकित प्रश्न है। एक समबाहु त्रिभुज डिजाइन किया हमने बच्चों, ये मान लिया ए, ये मान लिया बी और ये मान लिया सी। समबाहु त्रिभुज है, प्रत्येक भुजा बराबर होगी और वो एक ही है, तो इसकी तीनों भुजाएं कितने की हो गई, एक ही। यहां कैपिटल ए पर स्मॉल क्यू आवेश है और कैपिटल बी पर स्मॉल क्यू आवेश है, और हमें विद्युत क्षेत्र कहां निकालना है, सी पर। यह क्वेश्चन है कि एक स्मॉल ए भुजा का एक समबाहु त्रिभुज है, ए और बी पर क्यू आवेश रखे हुए हैं, तो सी पर कुल विद्युत क्षेत्र कितना होगा। ध्यान से देखिए, सी पर कौन कौन विद्युत क्षेत्र बना सकते हैं, जहां जहां आवेश रखे होंगे वो विद्युत क्षेत्र बनाएंगे। तो सी पर एक विद्युत क्षेत्र तो ए की वजह से होगा और एक विद्युत क्षेत्र बी की वजह से होगा। दिशा देखना बहुत आसान तरीका है, प्लस का है तो धक्का दो और माइनस का है तो खींच लो। ये आवेश प्लस का है तो ए पे बैठ के सी पे धक्का दो, आप पाओगे
कि सी पर इस दिशा में लगा हुआ है ई ए का मतलब है जो आवेश ए पर है उसके कारण विद्युत क्षेत्र, और बी पे बैठ के धक्का दे दो, ये लो, ये क्या बन जाएगा इसमें ई बी। क्लियर है? सी पर दो विद्युत क्षेत्र बन रहे हैं, कौन कौन से? ई ए और ई बी। ई ए और ई बी दोनों के परिमाण बराबर होंगे, क्योंकि बिंदु आवेश की वजह से तीव्रता का सूत्र होता है के क्यू बटे आर स्क्वायर। तो के तो कांस्टेंट है, दोनों आवेश के मान बराबर हैं और दोनों की दूरियां भी इसी से बराबर हैं, ए और ए। मतलब जितनी वैल्यू ई ए की है उतनी ही वैल्यू ई बी की है। तो वैल्यू कितनी होगी? ध्यान से देखो, ई ए और ई बी बराबर हैं और ये है के क्यू। अच्छा, के ना लिखना चाहो ना आप तो के को लिख दो भले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अच्छा लगता है देखने में। क्यू अपॉन दूरी का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर। पर हमें तो भैया सी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र चाहिए, तो ई ए और ई बी विद्युत क्षेत्र सदिश है, सदिश योग होगा। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, सब 60-60 के हैं, तो ये भी 60 डिग्री का होगा। अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र E बराबर रूट ऑफ ई ए का स्क्वायर प्लस ई बी का स्क्वायर प्लस 2 ई ए ई बी कॉस 60। वैसा को पता हो तो ई और ई बी के परिमाण बराबर है और 60 डिग्री पर है, तो आंसर अंडर रूट 3 गुना आएगा। थोड़ा सा कर ले, यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है? ई बराबर, ध्यान से देखिए, कॉस 60 की वैल्यू होगी 1/2, तो 1/2 आती है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। जितनी वैल्यू ई ए की उतनी ई बी की है, सपोज एक्स मान लो, तो देखो ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर और 2 कैंसिल हो गया, एक्स 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 स्क्वायर, कुल मिलाकर के मुझे अंडर रूट 3x दिख रहा है। तो जो नेट आंसर आएगा वो आएगा अंडर रूट 3 किसका? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ए स्क्वायर का। तो ये भैया आपका नेट विद्युत क्षेत्र है। और अगर दिशा देखना चाहो तो दिशा इन दोनों के जस्ट बीच में, यानी कि इधर होगी। तो सी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र इतना है और वो इस दिशा में है। क्लियर है? अरे समझ में आया ना सबको कि भैया सी पर जो विद्युत क्षेत्र बना रहे थे वो किसकी वजह से बन रहा है? ए की वजह से और बी की वजह से। ए ने अपना काम कर दिया, बी ने अपना काम कर दिया, दो विद्युत क्षेत्र बन गए 60 डिग्री पर, परिणामी रूट 3 गुना आ गया। तो यही आपका आंसर है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 छोड़िए, पहले क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा लंबा है, आपको क्लास में करवाया जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप। दो समरूप गोलाकार चालक बी और सी समान आवेश के हैं। दो गोलों की बात कर रहा है भैया, एक है बी और एक है सी। उन दोनों पर आवेश कैसा है? बराबर। लो मैं बना देता हूं। ये गोला तो मान लिया हमने कौन सा है? बी, और ये गोला हमने कौन सा मान लिया? सी। ठीक है, दो समरूप गोलाकार चालक बी और सी समान आवेश से हैं। मान लो इसका आवेश क्यू है और इसका आवेश भी क्यू है, और एफ बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं। मान लो ये आर दूरी पर है, तो फिलहाल जो एफ की वैल्यू होगी वो होगी के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है यहां तक? अब कहानी सुने। अब तीसरा गोलाकार चालक इन्हीं के समरूप है परंतु अनावेशित है। उसे पहले बी के पास लाया गया, फिर सी के पास लाया गया। नया बल कितना होगा? देखो ये मैंने आपको एक आवेश गुणधर्म में क्वेश्चन करवा रखा है। कहानी ये है, चलो मैं पूरा क्वेश्चन लेता हूं, ढंग से देखना, कि हमारे पास दो गोले हैं। मान लीजिए कि पहला गोला तो ये है बी, कुछ दूरी पर एक गोला और रखा हुआ है, कौन सा? मान लीजिए सी। इसकी त्रिज्या मान लो आर, आवेश मान लो क्यू। इसकी त्रिज्या मान लो आर, आवेश मान लो क्यू। बिंदुवत हैं, बहुत छोटे गोले हैं, समझना। दूरी कितनी मान ली बीच की? आर। तो इस स्थिति में जो बल निकल के आएगा वो निकल के आएगा के
क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर समीकरण नंबर 1। क्लियर है। अब कहानी कहती है कि हमने एक समरूप गोला लिया, इन्हीं के समरूप एक गोला और लिया मैंने। ये तो थी कंडीशन नंबर 1। अब बात करते हैं कंडीशन नंबर 2 की। ये गोला वही बी है, दूरी बदली नहीं है, ये सी है, इसकी त्रिज्या आर है, इसकी त्रिज्या भी कितनी है आर। अब हमने एक गोला और लिया, इसको ए मान लो, चलो इन्हीं के समरूप है, और आवेश कितना है 0। आवेश कितना है 0। अब पहले में ए को बी के पास लेके गया, फिर वहां से हटा करके उसको सी के पास लेके गया, और फिर मैंने सिस्टम से अलग कर दिया। नया बल कितना होगा, तो बल तो तब निकलेगा जब नया आवेश आएगा। जब आप ए को बी के पास ले गई, इसका आवेश क्यू है अभी थोड़ी देर के लिए, तो जब ए को बी के पास लेके गए तो इसका क्यू और इसका आवेश कितना है 0। कुल आवेश कितना हो गया क्यू प्लस 0, मतलब क्यू हो गया। और जब ए को बी से अलग करूंगा तो ए और बी में उस क्यू का बंटवारा होगा, चूंकि त्रिज्या बराबर है तो बराबर बराबर बटेगा, मतलब इसका जो नया आवेश आ चुका होगा अब वो आ चुका होगा बच्चों Q/2। ये क्वेश्चन आपको मैंने करवाया, आप याद करो। अब इसके पास में कितना आ गया है, जो पहले 0 था, इससे मिला अलग हुआ तो Q/2 आ गया। अब Q/2 को लेकर सी के पास गया, ये सी का Q है और इसके पास में Q/2 है, तो टोटल हो चुका है 3Q/2। और जब सी से अलग होगा तो फिर बराबर बराबर बांट दो उसको, तो 3Q/2 को बराबर बांटोगे तो ये आएगा 3Q/4, मतलब इसका जो नया आवेश आएगा वो आएगा 3Q/4। नया बल देखते हैं एपडेस, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो एपडेस बराबर यहां से संख्या निकल के आई 3/8 K Q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 में इसकी वैल्यू को F है, तो एपडेस बराबर 3F/8। यानी कि जो नया बल है वो पुराने बल का कितना हो जाएगा 3/8 गुना। बेसिकली ये सवाल बल का है, पर इस सवाल को करने के लिए बल के साथ साथ आवेश पुनर्वितरण की कहानी ढंग से समझ में आपको आनी चाहिए, तभी आप कर सकते हो। ठीक है, जल्दी से स्क्रीन पॉज करो और ये क्वेश्चन लिख लीजिए, है ना भाई। तो बच्चों जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, मैं समझा दूं आपको ढंग से। किताब में बोला गया है कि चित्र दे रखा है, इसमें 4 बिंदु आवेश 2 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के चारों कोनों पर है। एक वर्ग डिजाइन किया गया है ABCD। भुजा 2 सेंटीमीटर है, मैंने भुजा को A लिख लिया है और नीचे लिख दिया भैया A का मान है 2 सेंटीमीटर। इसको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया है, 2 × 10⁻² मीटर। इसके चारों शीर्षों पर ऐसे आपको दिख रहा है, ऐसे आवेश रखे हुए हैं। यहाँ -2Q + 2Q -Q + Q, और Q की वैल्यू आपको प्रश्न में दे रखे 0.02 माइक्रो कूलाम। माइक्रो का -6 और 2 पॉइंटों के -8, 2 × 10⁻8 कूलाम। और क्वेश्चन है कि जो O है ना, O इस पर परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पॉज करें एक बार ना, और इस क्वेश्चन को ट्राई जरूर करें भैया। एक बार आप ट्राई करोगे तो आपको बेटर समझ में आएगा। चलो मैं स्टार्ट करता हूं, विचार करें। आपको O पर फील्ड चाहिए, तो ये देखो कि सिस्टम में कितने आवेश हैं। A पर है, B पर है, C पर है और D पर है। तो O पर 4 विद्युत क्षेत्र बन रहे हैं, A के कारण, B के कारण, C के कारण और D के कारण। सबसे पहले तो मैं उन चारों विद्युत क्षेत्रों की दिशा जानना चाहूंगा कि A के कारण किधर है, B के कारण किधर है। समझा बात को? तो दिमाग लगाइए बच्चों, A पर जो आवेश है वो नेगेटिव है, नेगेटिव तो खींचता है। A पर बैठ जाओ और जहां देखना है मतलब O को पकड़ के खींच लो। तो आप A पे बैठकर O को पकड़ के खींचोगे तो मेरे हिसाब से तो जो आपका O पर EA मतलब A के कारण विद्युत क्षेत्र इधर रहा होगा, हाँ या ना। B पर कैसा है, प्लस प्लस धक्का देता है। B पे बैठ जाओ, O को धक्का मार दो, तो ये डायरेक्शन जो बनेगी ये बनेगी EB की। C पर कैसा आवेश है, -C पे बैठो, पकड़ के खींचो,
ये दिशा जो बनेगी ये बनेगी EC की सेम प्लस धक्का, और ये दिशा बनेगी ED की। ये समझ में आया कि नहीं आया? ढंग से देख लो। हमें O पर विद्युत क्षेत्र निकालना था। सबसे पहला स्टेप होता है कि कितने विद्युत क्षेत्र बन रहे हैं, A के कारण, B के कारण, C के कारण। जहां जहां आवेश है वो हर विद्युत क्षेत्र बनाएगा। 4 विद्युत क्षेत्र बन गए। फिर दूसरा क्वेश्चन किधर बन रहे हैं, दिशा बताना। तो प्लस धक्का देगा, माइनस खींचेगा, ये रट लो, ये विद्युत क्षेत्र बन गई। अब ध्यान से देखो कि क्या EA और EC विपरीत दिशा में तो हैं। अगर इनके परिमाण बराबर हुए तो ये कैंसिल कर देंगे, आपस में ये कैंसिल कर देंगे, नेट 0 बचेगा। पर ऐसा नहीं है। क्या EA और EC का परिमाण बराबर है क्या? देखो, चारों आवेशों की O से दूरी तो बराबर है भैया। वर्ग की भुजा अगर A है तो वर्ग का विकर्ण, देखो मैं आपको हल्का सा दिखा दूंगा आइडिया। वर्ग की भुजा अगर A है तो वर्ग का जो विकर्ण होगा वो होगा √2a। पाइथागोरस प्रमेय देखो आप, इस समकोण त्रिभुज में, ये समकोण त्रिभुज जो बन गया है, इसमें कर्ण निकालना है। तो कर्ण √ में आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होगा। आधार कितना है a², लंब कितना है a², a², 2a² का √2a निकल के आएगा। पर ध्यान से देखो, आपको तो आधे ही विकर्ण की लंबाई चाहिए। ये जो शीर्ष हैं वर्ग के, इनकी केंद्र से दूरी, मतलब इस √2a का आधा कर दो तो √2a बटा 2, और 2 से √2 बार कट गया, मतलब कितना आएगा a/√2। याद रखना, अगर वर्ग की भुजा a है तो विकर्ण आएगा √2 गुना a, और शीर्षों की केंद्र से दूरी आएगी a/√2। तो चारों शीर्षों की दूरी तो बराबर है। विद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है KQ/R²। K का कोई रोल होता ही नहीं है, वो तो सबके लिए फिक्स है। दूरी बराबर हो गई। अब बात करता हूं आवेश की। ध्यान से देखो बच्चों, A पर आवेश है 2Q, परिमाण की बात कर रहा हूं अब, और यहां आवेश कितना है Q, तो आवेश बराबर नहीं है, इसलिए विद्युत क्षेत्र बराबर नहीं होंगे। हाँ, A का और B का विद्युत क्षेत्र बराबर रहेगा। EA का परिमाण EB के बराबर रहा होगा, और कितना रहा होगा? KQ/R²। तो K, A और B पर आवेश का परिमाण 2Q बटे दूरी का स्क्वायर। दूरी कहां की? जिसके कारण निकालना है और जहां पर निकालना है, के बीच की दूरी कितनी आई? a/√2, और a/√2 का स्क्वायर कितना आएगा देखना, a² बटे √2 का स्क्वायर कितना आएगा? 2। तो a² बटे 2, कुल मिलाकर के 4 KQ बटा a²। सही है। इसी तरीके से B और C और D का परिमाण बराबर आएगा। EC बराबर ED, ये कितना आएगा? K। आवेश का परिमाण तो Q ही है, दूरी का स्क्वायर, और दूरी का स्क्वायर कितना आएगा? a²/2, मतलब 2KQ बटा a²। समझ में आया कि नहीं आया? हम क्या करना चाह रहे थे, एक क्वेश्चन डिजाइन किया था हमने। सेंटर पे मुझे विद्युत क्षेत्र निकालना था, 4 विद्युत क्षेत्र बने, चारों की दिशाएं निकाली, चारों के परिमाण निकाले। अब बात करता हूं रिजल्टेंट की। ध्यान से दिमाग लगाइए, विचार करिए। EA और EC अपोजिट है, EA और EC अपोजिट है, तो ज्यादा वाले में से कम घटा दो। इसमें क्या है? EA और EC में कौन ज्यादा है? EA ज्यादा है, और EC कैसा है? कम। तो यहां लिख रहा हूं कि चूंकि EA तथा EC परस्पर विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में है, अतः इनका परिणामी, किनका? चारों का नहीं भाई, पहले 2 का निकाल रहा हूं, E और EC का। तो इनका परिणामी कितना आएगा? इनका परिणामी बराबर, ज्यादा में से कम घटाओ, EA माइनस EC। तो EA में से EC घटा दीजिए। EA कितना है? 4KQ/a² माइनस 2KQ/a², कुल मिलाकर के 2KQ/a²। किस दिशा में आएगा? EA और EC का परिणामी, भाई ज्यादा में से कम घटाया है तो EA की चलेगी, तो EA की दिशा में। इन दोनों का परिणामी ऊपर आएगा, कितना आएगा? इतना आएगा। इसी प्रकार कौन कौन से बच गए अब? EB तथा ED
का परिणामी, देखो ध्यान से, ईबी और ईडी अपोजिट है, ईबी ज्यादा है ईडी कम है, कितना आएगा ईबी माइनस ईडी, वही संख्या निकल के आएगी 2KQ अपॉन ए स्क्वायर, है ना। अब डायग्राम कैसा बना, मैं इस ओ को उठा रहा हूं भाई, ध्यान से देखना। ओ पर 4 फील्ड थे, ई और ईसी, तो रिजल्टेंट ऊपर गया ई ए माइनस ई सी, और ईबी और ईडी में ईबी ज्यादा है, रिजल्टेंट इधर आया ईबी माइनस ईडी, दोनों बराबर है, 90 डिग्री पर है, ध्यान से देखना, क्योंकि विकर्ण इसके 90 डिग्री पर काटते हैं। परिमाण ई ए माइनस ई सी चाहे ईबी माइनस ईडी, तो परिमाण कैसा है बराबर, और 90 डिग्री पर लागू है, तो रिजल्टेंट आएगा √2 गुना इस दिशा में, चूंकि ई ए माइनस ई सी तथा ईबी माइनस ईडी समान परिमाण तथा लंबवत है, अतः ओ पर परिणामी विद्युत क्षेत्र √2 इसका 2KQ अपॉन ए स्क्वायर का, ये हमारा आंसर है, 2√2 KQ अपॉन ए स्क्वायर। और जो फाइनल दिशा आएगी, रिजल्टेंट की जो दिशा आएगी बच्चों, वो इस दिशा में आएगी। क्लियर है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक बार में नहीं समझ में आया हो तो आप बैक जा करके इसको दोबारा देखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअली क्लियर करने का प्रयास करना। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, स्क्रीन पॉज करके फटाफट छापो। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ये बच्चों अवकलन पे बेस्ड है क्वेश्चन ना, क्लास में कराएंगे इसको भी। तो आप देखें क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखें। ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज एबीसी, एक चित्र बना रखा है भैया इसने, जरा इसकी सुनो, ये लो, ये सीड्स है ए, ये है बी और ये है सी, माइनस क्यू और यहां है +2Q, ये भुजा ए, ये भुजा ए और ये भुजा ए। बोल रहा है कि ए भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज एबीसी के 3 शीर्षों पर है, एक पर +2Q, एक पर -Q, एक पर -Q आवेश एबीसी पर रखे हुए हैं। निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा, ध्यान से देखिएगा भैया। द्विध्रुव से याद आया, 2 आवेशों का समूह होगा, दोनों के परिमाण बराबर होंगे, प्रकृति विपरीत होगी और दूरी कैसी होगी, अल्प। द्विध्रुव, क्या बीसी द्विध्रुव है, क्या बीसी द्विध्रुव है, नहीं है। क्या बीसी द्विध्रुव है, नहीं, क्यों, क्योंकि देखो बी और सी पर जो आवेश है परिमाण में तो बराबर हैं, पर प्रकृति भी तो एक जैसी है, ये बीसी द्विध्रुव नहीं हो सकता। ए भी द्विध्रुव है, अगर मैं इस +2Q को +Q और +Q लिख दूं, भाई कुल आवेश 2Q है ना, अगर मैं उसको +Q और +Q लिख दूं तो बुद्धि का उपयोग करो बच्चों। ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है, परिमाण बराबर है, प्रकृति विपरीत है और दूरी कैसी है, अल्प। तो एक द्विध्रुव तो मुझे कौन सा मिल गया, ए बी, और ए सी भी एक द्विध्रुव है, बिल्कुल। चूंकि इस चित्र में कौन कौन से ए बी तथा ए सी क्या है, विद्युत द्विध्रुव हैं, जिनका द्विध्रुव आघूर्ण Q × 2a, तो आवेश का परिमाण, किसी भी आवेश का परिमाण Q ले लीजिए और उनके बीच की दूरी कितनी है, a, तो यहाँ तो a ही आएगा, 2a नहीं आएगा, ध्यान रखना, क्योंकि बीच की दूरी लेनी पड़ती है मुझे तो। अच्छा जी,
द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है ऋणावेश से धनावेश की ओर। ए बी में ये ऋण है और ये धन है, तो ए बी में मतलब इसको मान लिया मैंने पहला और इसको मान लिया मैंने दूसरा, तो जो इसका द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो इधर होगा, P1 मान लो, और इसमें ऋण से धन इधर होगा, इसे मान लो P2। समबाहु त्रिभुज है भैया, तो प्रत्येक कोण बराबर होगा 60 डिग्री का, तो ये कोण भी कितना होगा 60 डिग्री का। परिणामी निकाल लीजिए, परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण अंडर रूट में देखो वही कहानी, P1 का स्क्वायर P2 का स्क्वायर 2P1B2 cos थीटा, अंडर रूट में वही P1 की वैल्यू QA है, P2 भी QA है, तो QA का स्क्वायर QA 2 QA cos 60, cos 60 1/2, 2 ने 2 को मार दिया, ध्यान से देखो आपको आंसर दिखेगा अंडर रूट 3 QA, और जो परिणामिक दिशा होगी शायद इन दोनों के बीच में इधर आ जाएगी ना। ये बिल्कुल वही विद्युत क्षेत्र वाला क्वेश्चन तो है एक तरीके से, क्वेश्चन नंबर हमने जो कौन सा किया था 3 किया था, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर अपना 8 हो गया। 9वीं क्लास में कराएंगे भाई 3 क्वेश्चन, कौन कौन से, चौथा, 7वां और 9वां, ये क्लास में देखेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर आप देखें 10वां, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, इसकी भी सुनो भाई। किसी निकाय में 2 आवेश हैं QA और QB। QA जो है उसका इसने मान दिया है 2.5 गुणा 10 की घात -7 कूलाम, और QB का मान दिया है बच्चों -2.5 गुणा 10 की घात -7 कूलाम। ये रखा हुआ है ए पर और बी पर, तो ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 0, 0, -15 सेंटीमीटर, और बी के निर्देशांक कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 0, 0, +15 सेंटीमीटर। 2 आवेश हैं बच्चों QA और QB, ध्यान से देखो दोनों आवेश परिमाण में बराबर हैं। पहले वाले का परिमाण भी 2.5 गुणा 10 की घात -7 कूलाम है, और दूसरे वाले का परिमाण भी 2.5 गुणा 10 की घात -7 कूलाम है। परिमाण बराबर है, प्रकृति विपरीत है, पहला पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है। पहले को रखा गया है ए पर, दूसरे को रखा गया है बी पर। ए के कोऑर्डिनेट है 0, 0, -15, बी कोऑर्डिनेट है 0, 0, +15। ध्यान से देखो ए जो होगा वो ऋणात्मक z अक्ष पर होगा। भैया ए के कोऑर्डिनेट में x का मान 0 है, y का मान 0 है, x और y 0 होते हैं, तो बिंदु कहां पाया जाता है z अक्ष पर, और चूंकि z नेगेटिव है तो -z अक्ष की ओर होगा, और ई कहां होगा +z अक्ष की ओर। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। निकाय का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए, हमें P का मान ज्ञात करना है। सबसे पहली बात, क्या ये विद्युत द्विध्रुव बनाता है? तो सवाल समझ में आया कि साहब आपने पढ़ाया था कि द्विध्रुव के लिए 2 आवेश चाहिए, बिल्कुल 2 आवेश हैं। परिमाण बराबर चाहिए, बिल्कुल परिमाण बराबर है। प्रकृति विपरीत चाहिए, वो भी है, और मध्य की दूरी अल्प चाहिए। तो ध्यान से देखो बच्चों, QA और QB ए और बी पर होंगे ना, तो इनके बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर होगी। एक तो मूल बिंदु से 15 नेगेटिव में साइड में, और एक मूल बिंदु से 15 पॉजिटिव साइड में, तो टोटल डिस्टेंस जो आएगी वो कितनी आएगी 30 सेंटीमीटर। मैं चित्र के थ्रू आपको समझाना चाहता हूं, ध्यान समझिएगा। सपोज ये हमारा x अक्ष है, ये हमारा y अक्ष है, और ये हमारा z अक्ष है। ये +x अक्ष, ये -x अक्ष, ई +y अक्ष, ये वाला -y अक्ष। सपोज +z अक्ष और -z अक्ष, दिस इज द ओरिजिन, मूल बिंदु। तो अगर मैं चर्चा करूं ए की, तो नेगेटिव साइड में पाया जाएगा 15 सेंटीमीटर दूरी पर ये पॉइंट रहेगा बच्चों ए, और यहां आवेश होगा QA, और ये पाया जाएगा यहां B, और ये आवेश होगा QB। क्लियर? तो बिल्कुल ए भी एक द्विध्रुव है। अब क्या सवाल है, P निकालना है, तो P होता है Q × 2A। किसी भी एक आवेश का परिमाण, 2 आवेश में से किसी भी एक आवेश का परिमाण ले लो, तो एक आवेश का परिमाण बन जाएगा 2.5 गुणा 10 की घात -7,
और 2a बीच की दूरी, तो बच्चों बीच की दूरी है 30 सेंटीमीटर, 30 गुणा 10 की घात -2। तो P बराबर देखो, इस जीरो ने इस पॉइंट को मार दिया, 25 गुणा 3 75 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलाम इंटू मीटर। वैज्ञानिक विधि के अनुसार आंसर लिखूंगा तो 7.5 गुणा 10 की घात -8 कूलाम इंटू मीटर। चूंकि सदिश राशि है, दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। ऋणावेश कौन सा है? QB, तो दिशा होगी इसकी कहाँ? QB से QA, मतलब प्लस जेड से माइनस जेड दिशा में होगी। तो माइनस जेड दिशा कारण मैं चाहूं तो इसमें माइनस की कैप ऐड कर सकता हूं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋणावेश से धनावेश होती है ना। दोबारा समझाता हूं, ध्यान से देखिए फटाफट रफ्तार में। दो आवेश हैं QA और QB, परिमाण बराबर, प्रकृति विपरीत। एक A पर रखा हुआ है, एक B पर रखा हुआ है। मुझे P निकालना था, मैंने चित्र बनाया तो मुझे समझ में आया कि AB तो एक द्विध्रुव है और द्विध्रुव है तो P निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। Q गुना 2A से। Q किसी भी एक आवेश का परिमाण 2.5 कोण से -7 और बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर। और किया सॉल्व किया, फटाफट आंसर आ गया, खेल खत्म। क्लियर? तो जल्दी से स्क्रीन पॉज करें और रफ्तार में नोट करें भाई। ओके, लिख लो। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत सिंपल है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ध्यान से देखो, खुद भी किया करो भैया एक आध तो। 4 गुना 10 की घात -9 cm सेंटीमीटर नहीं है, देखो C बड़ा बना हुआ है, मतलब ये कूलाम इंटू मीटर है। द्विध्रुव आघूर्ण ये P दे रखा है भैया, P 4 गुणा 10 की घात -9 कूलाम इंटू मीटर। 4 गुणा 10 की घात 9 कूलाम इंटू मीटर। द्विध्रुव आघूर्ण का कोई विद्युत द्विध्रुव 5 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन कूलाम इनवर्स परिमाण के एक समान विद्युत क्षेत्र में E की मान दे रखा है। कितना? 5 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन कूलाम इनवर्स, मतलब न्यूटन बटे कूलाम एक ही बात है। 30 डिग्री की दिशा में थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। बहुत बढ़िया। द्विध्रुव पर कार्यरत बलाघूर्ण का परिमाण ज्ञात करो। बलाघूर्ण चाहिए भैया, टॉ निकालना है। और ये तो बड़ा इजी है, इससे इजी क्वेश्चन क्या होगा? टॉ का सूत्र याद है, PE साइन थीटा। टॉ बराबर 4 गुणा 10 की घात -9 5 गुणा 10 की घात 4 और साइन 30 की वैल्यू 1/2, 2 ने इसको मार दिया। टॉ बराबर ये आया 5 दूनी 10 गुणा 10 की घात -5। टॉ आ गया 1.0 इंटू 10 टू दी पावर -4। टॉ की यूनिट याद है? बल गुणा बलों के मध्य की दूरी, तो बल के लिए न्यूटन और दूरी के लिए मीटर। आंसर आया 1.0 गुणा 10 की घात -4 न्यूटन इंटू मीटर। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 12 मैं नोट्स में करवा चुका हूं, ध्यान से देखिए। दो बिंदु आवेश Q1 Q2 के मध्य की दूरी 3 मीटर है, याद आया? और इनका योग 20 माइक्रो कूलाम है और एक दूसरे पर 0.075 न्यूटन का बल लगा रहा है, याद है ना? एक इक्वेशन तो Q1 प्लस Q2 की बन जाएगी और एक बल से Q1 गुना Q2 का मान निकल के आएगा। फिर मैं Q1 माइनस Q2 की इक्वेशन निकाल लूंगा, रूट ऑफ Q1 प्लस Q2 का स्क्वायर -4 Q1 Q2 से। याद आया? वो आप नोट से देखें। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए भाई। प्लस 10 माइक्रोकूलाम और -10 माइक्रोकूलाम के दो आवेश हैं भैया। एक प्लस 10 माइक्रोकूलाम, दूसरा -10 माइक्रोकूलाम। 2 सेंटीमीटर दूरी पर रखे गए हैं, बहुत बढ़िया। इनकी अक्ष पर निरक्ष पर द्विध्रुव के केंद्र से 60 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। लो बनाओ, बहुत इजी क्वेश्चन है भैया। द्विध्रुव बनाए पहले, लो ये A ये B, यहां -10 माइक्रोकूलाम मान लीजिए, यहां +10 माइक्रोकूलाम मान लीजिए। बीच की दूरी कितनी दे रखी है? 2 सेंटीमीटर। यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है वो है 2 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। हमें कहा करना है
केंद्र से 60 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र गणना करनी है, अक्ष पर निरक्ष पर। जो आर दिया हुआ है वो है 60 सेंटीमीटर, 6 गुना 10 की घात माइनस 1 मीटर। पहले मुझे अक्ष पर विद्युत क्षेत्र चाहिए, तो ई अक्ष, अक्ष का सूत्र आपको याद होगा द्विध्रुव की वजह से 2kp/r³। पी डायरेक्ट नहीं दिया गया है, कोई टेंशन नहीं है। 2 के की वैल्यू 9 गुना 10 की घात 9, पी है क्यू गुना 2a, आवेश गुना उनके बीच की दूरी। 10 माइक्रो कूलाम का मतलब हुआ 10 की घात माइनस 6। मैंने रफ्तार में लिख दिया है रे, समझ जाना भाई ना। 10 गुना 10 की घात गलत हो गया, -5। 10 गुना 10 की घात माइनस 6, 10 की घात -5। और बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर, 2 गुना 10 की घात -1 मीटर। ओहो, -2 मीटर। सही पढ़ा रहा हूं क्या मैं? 9 गुना 10 की घात 9, क्यू गुना 2a, क्यू 10 की घात -5। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और 2 सेंटीमीटर बहुत अच्छा है। आर क्यू बोली तो 6 गुना 6 गुना 6 गुना 10 की घात -3। कुछ कटा, जो कटा उसे काटो। देखो भैया, 2 से कटा 3 बार, और 2 से कटा 3 बार, और 3 3 9 से 9 उड़ गया। अब क्या बचा? तो जो ई अक्ष बचा, ऊपर तो कुछ ना बचा और नीचे 6 बचा। बहुत सुंदर। मतलब मुझे तो दिखा 1/6 10 टू दी पावर। ध्यान से देखियो, -5 और -2 -7 और 9, प्लस के 2 बचे ऊपर, तो प्लस के 5। 1 0 अगर यहां उधार ले ली जाए तो कितनी बचेंगी? 4। और 10/4 को अगर मैं सॉल्व करके देखूं, ये बचा 5/3। 6 कम 6 कैसे बोल रहे यार? 40 36 40 1.67 10 टू दी पावर 4 न्यूटन कूलाम इनवर्स। ये तो आगो अक्ष, ये तो आगो अक्ष। और अगर निरक्ष पे चाहिए तो 2 तरीके हैं। अब बच्चों, निरक्ष का सूत्र होता है kp/r³, या पता हो तो वो अक्ष का आधा होता है। इसमें 2 से भाग और दे लो, 2 से भाग और दे लो, तो ये कितना बन जाएगा? 2 से भाग देते ही 12, 10/12, 5/6, 1 0 उधार और ले लो, 50/3। और 50/3 कितना आएगा? क्या बोल रहा है यार? मतलब इसका आधा करना है, बात ये है। 5/6 बचेगा, ये 5/6 50/6 25/3, 8 या 24, 1 8.3 गुना 10 की घात 3। अरे कर लेना रे, कैलकुलेशन मिस्टेक हो। सही करा रहा हूँ ना? आप लोग चेक कर लें, आंसर चेक कर लें एक बार। सही है, बिल्कुल टकाटक, एकदम शानदार। अक्ष पे और निरक्ष पे। आप चाहो तो निरक्ष का फॉर्मूला लगाकर भी लिख सकते हो। बात यह है कि फॉर्मूले डायरेक्ट याद होने चाहिए, तभी कुछ पढ़ने और समझने में आनंद आएगा। अदरवाइज मैं बोलूँगा और आप सुनोगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। नोट करें रफ्तार में जल्दी से। हाँ तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा ध्यान से। क्या कहता है? 2 समान बिंदुवत आवेश कैपिटल Q कुछ दूरी पर रखे हुए हैं। ये लो भैया, ये कैपिटल Q और ये कैपिटल Q कुछ दूरी पर रखे हुए हैं, मान लो 8 दूरी पर रखे हुए हैं। को मिलाने वाली रेखा के मध्य में अन्य आवेश स्मॉल q रखा गया है। q का मान एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए कि संतुलन में रहे निकाय। ये देखिए भैया, इनके बीच बीच में q रख दिया। टोटल दूरी r थी, तो ये r/2 हो गई और ये भी r/2 हो गई। हाँ कि ना? इसे मान लो a, इसे मान लो o, इसे मान लो b। चूंकि निकाय संतुलन में है, देखो ध्यान से समझना, निकाय संतुलन में है, इस बात का अर्थ है कि सभी आवेशों पर परिणामी बल 0 होगा। मैं कहता कि Q संतुलन में है, इसका मतलब है कि Q पर परिणामी बल 0 है।
पर मैं कह रहा हूं निकाय संतुलन में है, मतलब निकाय में जितने भी आवेश हैं सभी पर परिणामी बल 0 होगा, खेल खत्म। अच्छा चलो ए पर बल देखते हैं। तो भैया ए पर कौन कौन बल लगाएगा? खुद तो खुद पर बल लगाता नहीं है, पता है आपको। तो ए पर ओ बल लगाएगा और बी बल लगाएगा। मतलब अगर मैं एफ ए की बात करूं, एफ ए का मतलब है ए पर कुल बल, तो ए पर ओ के कारण बल और ए पर बी के कारण बल। निकाय संतुलन में है तो ए पर तो कुल बल 0 होगा और ए पर ओ के कारण लगने वाला बल के Q1 Q2 बटे दूरी का स्क्वायर, मतलब R² बटे 4 होगा। ध्यान से देखिए। और ए पर बी कारण लगने वाला बल के QQ² बटे R² होगा। कुछ कुछ काटो पीटो, स्मॉल क्यू का मान निकालो, 4KQQ बाई स्मॉल R² इज इक्वल टू -K² बाई R²। कुछ कुछ कट गया, R² ने R² को बहुत बुरी तरीके से मारा, K ने K को मारा, एक Q ने एक Q को भी मारा। तो क्या बच गया बच्चों? 4 स्मॉल q इज इक्वल टू -Q। तो जो Q की वैल्यू निकल के आई वो निकल के आई -Q बटे 4। तो भैया जो आवेश आपने रखा है उसका परिमाण तो है Q बटे 4 और उसकी प्रकृति है नेगेटिव। खेल खत्म। लास्ट क्वेश्चन नंबर 15। एक समान विद्युत क्षेत्र भैया, E कांस्टेंट है, एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन, एक अल्फा कण है, उनके त्वरण का अनुपात चाहिए हो। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15। समान विद्युत क्षेत्र का मतलब E कांस्टेंट, ठीक है। त्वरण को अनुपात चाहिए। सबसे पहले नाम लिया है प्रोटॉन का त्वरण, फिर नाम लिया है न्यूट्रॉन का त्वरण और फिर नाम लिया है अल्फा कण का त्वरण। इनका अनुपात चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। त्वरण का सूत्र देखें ध्यान से, आपको पढ़ाया है मैंने। F बराबर क्या होता है? ma और इलेक्ट्रिक फोर्स होता है QE। तो जो भाई साहब त्वरण निकल के आए वो निकल के आए QE अपॉन m। मैं बात करता हूं प्रोटॉन के त्वरण की अनुपात न्यूट्रॉन के त्वरण की अनुपात अल्फा कण के त्वरण की। तो भैया प्रोटॉन का आवेश आ जाएगा, विद्युत क्षेत्र सबके लिए E ही रहेगा और यहां भाई साहब प्रोटॉन के द्रव्यमान बैठ जाएंगे। अनुपात न्यूट्रॉन का आवेश आ जाएगा, विद्युत क्षेत्र E ही रहेगा और यहां न्यूट्रॉन का द्रव्यमान आ जाएगा और यहां अल्फा कण का आवेश आ जाएगा। E तो E ही रहेगा, अल्फा कण का द्रव्यमान आ जाएगा। सबको सेट कर लो। सेट करने का मतलब है मान जमा लो, अन्यथा ना लें भाई बातों को, है ना। देखिए E खत्म। प्रोटॉन का आवेश होता है +E और प्रोटॉन का द्रव्यमान मान लीजिए आप mp। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बहुत बढ़िया। न्यूट्रॉन का आवेश प्रोटॉन के आवेश के बराबर ही होता है, बस द्रव्यमान प्रोटॉन से दुगना होता है। 1h1 तो है आपका प्रोटॉन, लो 1h2 है आपका न्यूट्रॉन और 2He4 है आपका अल्फा पार्टिकल। तो ध्यान से देखो, न्यूट्रॉन का आवेश तो इसके बराबर ही है, बस द्रव्यमान कितना हो गया? दुगना प्रोटॉन का। तो यहां 2mp लिख सकता हूं। अल्फा कण का आवेश दुगना हो गया 2e और द्रव्यमान 4 गुना हो गया। E ने E को ढंग से मारा, mp ने mp को खूब ढंग से मारा। जो बच गया उसे लिखता हूं। प्रोटॉन का त्वरण, न्यूट्रॉन का त्वरण, अल्फा कण का त्वरण 1/1 अनुपात 1/2, ये 2/4 मतलब 1/2। सरल अनुपात बनाने के लिए क्या मैं इन सभी अनुपातों में 2 से गुणा कर सकता हूं? तो 2:1 मतलब प्रोटॉन का त्वरण, न्यूट्रॉन का त्वरण और अल्फा कण के त्वरण का अनुपात है 2:1 लिख सकते हो आप। तो बच्चों कुछ एक आधो क्वेश्चन मैंने आपको छुड़वाए हैं, जब क्लास चलेंगी तो उनमें उन क्वेश्चन देख लेंगे। एग्जाम्पल्स भी हैं कुछ, तो आप ट्राई करें एग्जाम्पल्सों को। जो नहीं होंगे
आप कमेंट बॉक्स में वो कमेंट लिख के बताएं कि कौन सा एग्जाम्पल सबने करवाऊंगा भाई, किताब की हेल्प लें और आप खुद भी करके देखें, है ना। तो इसी के साथ में आपका चैप्टर नंबर 1 आज यहाँ समाप्त होता है। अगर आप वीडियोज को रेगुलर देख रहे होंगे तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा। कुछ बच्चे वीडियो को स्किप करके देखते हैं तो उनको भैया थोड़ा कम समझ में आएगा। बाकी नेक्स्ट टर्न से अपन चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करें, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना, ओके।